वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर वाले चैप्टर को जो फर्स्ट पार्ट हमने आपके लिए अपलोड किया था उसका सेकंड पार्ट आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बचा हुआ पार्ट है, यानी कि हमने स्टार्टिंग में एनर्जी वाले जो पार्ट थे, यानी कि जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था अपना, उसके बारे में बात कर ली थी। एनर्जी के कुछ पार्ट पे डिस्कस करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी के कुछ पार्ट पे यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम। और उसके बाद हम आपके जो सोशल एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें खास करके हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया के अंदर जो है उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि आज हमारे पास डस्टर नहीं है तो हम अपना रिसोर्स जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ये कपड़ा है एक बहुत सिंपल सा, और एज ए रिसोर्स मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब आप कहेंगे सर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल आप कर रहे हैं। भाई मानव पूंजी निर्माण का मतलब क्या होता है बच्चों? मैंने आपको काफ़ी बार जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तो बताया नहीं था मैंने आपको कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए आपका हेल्थ बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा उठा सकें, स्कूल जा सकें, कॉलेज जा सकें, अच्छी शिक्षा ले सकें। मेंटल बैलेंस आपका बना रहना चाहिए। तो अभी डस्टर नहीं है तो हमने कपड़े का यूज़ किया, देखिए एकदम फर्स्ट क्लास हो गया। तो चलिए आज का ये जो टॉपिक हमारा होने वाला है, यानी कि बचा हुआ पार्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसको हम करते हैं कंप्लीट बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर से, और आपको ये समझ में भी आएगा उम्मीद करते हैं। बहुत कम टाइम में मैं आपको बताने वाला हूँ। टॉपिक सेम है अपना, इंफ्रास्ट्रक्चर। टॉपिक सेम है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि यहां पर जो आपका आधारभूत संरचना है उसमें क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताई थी, कौन कौन सी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप काउंट कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स आपको बता दिए थे। तो उसी में हम एनर्जी के जो टॉपिक था हमारा, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एनर्जी वाले पार्ट में हम बात कर रहे थे। तो मैंने एनर्जी वाले पार्ट में आपको कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, दो टाइप के सोर्सेज के बारे में बताया था, उनका एक्सप्लेनेशन भी किया था लास्ट वाले वीडियो में, आपने देखा होगा। अभी हम चलते हैं यहाँ पर, जो लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी बच्चों ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है। तो इसमें जनरली हमने डिस्कस कर लिया था कि भाई थर्मल पावर या थर्मल इलेक्ट्रिसिटी होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है, और अपना एटॉमिक ये जो पावर प्लांट्स है वहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो वो चलो ठीक है कि उसमें ज़्यादातर कोल का ही यूज़ होता है थर्मल वाले में, और उसी से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे यहाँ पर है। अब समस्या क्या है कि आखिरकार ये इलेक्ट्रिसिटी वाली कंडीशन में ये आता है कि ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है भाई, ठीक है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है EI। तो इसमें क्या है कि कैसे हम इसको यूटिलाइज करें, कैसे हम फ्यूचर जनरेशन के लिए इसको प्लान करें, और कैसे कंजम्पशन जो है इसका करें, कैसे कंज्यूम करें इलेक्ट्रिसिटी को। तो उसके बारे में कुछ बातें यहाँ पर कर लेते हैं। कौन कौन सी कमियाँ हैं, सरकार की तरफ से क्या है, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या कमियाँ हैं, या हमें क्या दिक्कत आ रही है, या हमको क्या करना चाहिए। तो कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको जनरल डिस्कस करते हैं और ख़त्म करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाला यहाँ पे टॉपिक। तो मोस्टली क्या होता है, पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर टाइप का बता देता हूँ कि इंडिया के अंदर मान लीजिए ये 100% इलेक्ट्रिसिटी है भाई, 100%। ये ग्रिड से आ गई है इधर, ये कोई ग्रिड है, ये ग्रिड बना हुआ है और इसमें ये वायर्स पड़े हुए हैं, ये वायर डाले हुए हैं, ये कोई ग्रिड है, ठीक है ना। अब यहाँ से 100% इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो अब ये इसको कंज्यूम कौन कौन करता है, जो कंजम्पशन पैटर्न है इंडिया के अंदर, कंजम्पशन पैटर्न ये देखिए किस तरीके का है। इस 100% में से लगभग 38% ये सीधा सीधा अपना जो इंडस्ट्री वाला जो सेक्टर है, यानी कि भारत के अंदर जो इंडस्ट्री चलती है उनमें 38% इसका चला जाता है, ठीक है ना। बिजली 38% कहाँ जा रही है, इंडस्ट्री में जा रही है, सबसे ज़्यादा जा रही है। लगभग 22% ट्रांसपोर्ट के लिए इसका यूज हो जाता है। इस 100 में से लगभग 22%, ये ध्यान रखेंगे आप, आपका यहाँ पर एग्रीकल्चर के अंदर चला जाता है। एग्रीकल्चरल जो भी एक्टिविटीज़ है उसमें 22% बिजली की खपत होती है, 22% होती है और 38% होती है।
अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखिए कि लगभग यहाँ पर इसमें से 2 निकाल के यहाँ कर दें, 40 और 20, 60 और 20, 80 और 82। अब जो भी बचा हुआ पार्ट है इसका लास्ट का, ये कहाँ पे जाता है? ये आपके हाउस होल्ड कंजम्पशन में जाता है। घरों में आप चलाते हैं ना टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, बचा हुआ पार्ट जो आपका यहाँ पर इसके अंदर जो भी बचा हुआ है, ये लगभग आपका, ये मान के चलिए 82 तक आपने यहाँ पर पहुँचा दिया है, तो जो भी ये जो 20% के अराउंड लगभग ये भी होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये, चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 18% के आसपास ये भी है। तो इनमें थोड़ा बहुत चेंजेस आता है टाइम टू टाइम, लेकिन जनरल एक सिनेरियो जो है वो लगभग इस तरीके का है अगर आप डेटाज लिखते हैं तो ये पैटर्न है हमारा। तो सबसे ज़्यादा कहाँ जा रहा है? इंडस्ट्री में जा रहा है भाई, ठीक है ना। तो इस चीज़ को, इंडस्ट्री को ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत, इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ ज़्यादा है। तो हमें किस तरीके से काम करना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए इन चीज़ों को बचाया जा सके। तो डिस्कस करते हैं उस वाले पार्ट पर कि कैसे हम इसको सेव करेंगे और कैसे बचाएंगे और समस्या कहाँ कहाँ से आती है हमें। तो अब देखिए यहाँ पर समस्या क्या है। समस्या ये है बच्चों कि सबसे पहले तो अपने पास क्या है कि जो LPF बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं? LPF। या फिर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर जो ये वर्ड आपको मैंने यूज़ किया है, तो एक तरीके से अगर इसको ज़्यादा बेटर कंडीशन में ये रहेगा कि इसको थोड़ा चेंज करते हैं ना, क्योंकि ये ठीक नहीं है इस तरीके से। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, PLF, ये ज़्यादा बेटर है। प्रोनाउंसिएशन में डायरेक्ट ये ठीक रहेगा। यानी कि ये हो गया आपका पेलोड फैक्टर। पेलोड का मतलब ये है कि अगर पेलोड फैक्टर को आप सही कर लेंगे इलेक्ट्रिसिटी वाले डिपार्टमेंट में या इस वाले पार्ट में, इस वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो हमारा एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। और पेलोड फैक्टर अच्छा काम करेगा तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। दूसरा ध्यान देना है कि एफिशिएंटली काम करना है सारी यूनिट्स को, जितनी भी ग्रिड है हमारी, जो भी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, इनको फुल यूटिलाइज करना है, पूरा यूज़ करना है इनका फुल, जितना हो सकता है फुल कैपेसिटी का। ये ध्यान रखेंगे आप। अब होता क्या है इसमें, आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के मामले में देखा होगा, गांव में बिजली चोरी होती है। तो जो ये कनेक्शन में मामला आता है कि भाई ज़्यादातर लोग जो है कनेक्शन नहीं होते बिजली के, पेमेंट नहीं भरते लोग, ये चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से और आपके हाउस होल्ड तक पहुंचने में क्या होता है, कई बार इसका लॉस होता है। लॉस कैसे होता है? कहीं पे वायर टूट गया, कहीं पे ज़्यादा खर्च हो रहा है, कहीं से चोरी हो रही है। तो आजकल क्या किया जा रहा है कि वायर्स हटा करके क्या है कि अंडरग्राउंड केबल्स डाली जा रही हैं। अंडरग्राउंड केबल्स डाल दी गई हैं जिससे कि आप इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकें। तो ये भी चलो अच्छी बात है। दूसरा क्या है कि इस सेक्टर के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लाना चाहिए, हमें FDI को लाना चाहिए, बिल्कुल लाना चाहिए, जिससे नए नए इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर हो जाएं। गवर्नमेंट को जो है, जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन से जो इसमें काम कर रहे हैं, उनके अंदर एफिशिएंसी लेवल को बढ़ाना चाहिए, मैन पावर जो है उसको स्किल होना चाहिए। ये कुछ ऐसी जनरल सी बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर अननेसेसरी आप घर में यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का तो उसको बंद करिए प्लीज़, और लेस कंज्यूम करिए। आपका बिजली का बिल भी बचेगा, कंट्री के लिए भी कहीं ना कहीं आप जो है ये एक अच्छा काम करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि कम बिजली की खपत होगी तो हमारे ग्रिड्स पे लोड कम होगा, और क्योंकि इको फ्रेंडली, फिर आप क्योंकि कम यूज़ करोगे तो डेफिनेटली उनको वहाँ पे कम इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसी कॉमन सी इलेक्ट्रिसिटी की बातें थी जो मैंने आपको बताई, क्या होना चाहिए, हमें कैसे इंप्रूवमेंट करना चाहिए, किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। तो ये एक जनरल सा सिनेरियो हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी वाले इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पार्ट पर। अब चलिए, ये तो हो गया आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कि भाई हमारे आर्थिक जो आधारभूत संरचना है वो इस तरीके की है। अब आपको क्या करना है कि जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्यों ज़रूरी है। अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो हमने बात ही नहीं की, तो अब बच गया हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना। तो जो भाई सामाजिक आपका जो संरचना है वो कैसी होनी चाहिए, तो उसमें सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट माना गया है, वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी बातें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं। तो
हम बात करेंगे हेल्थ केयर की, क्योंकि इसके अंदर लगभग सारी चीज़ें हम इंक्लूड कर लेंगे। तो सोशल एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बात कर रहे हैं हेल्थ, या मैं ये कहूँ कि हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम, सबसे पहले तो अब बात वही निकल के आती है कि भाई व्हाट इज हेल्थ, ये क्या है भाई, व्हाट। जैसे ही आपने व्हाट लगाया, क्वेश्चन आपका यहाँ पर फ्रेम हो गया है। आंसर कैसे देंगे? कई बच्चे कहते हैं सर बीमारी नहीं होनी चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए मुझे, ठीक है ना, तब जाके मैं कहूँगा सर ये हेल्थ है, स्वास्थ्य है। तो आप लोगों के लिए बच्चों एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि अगर आपको कोई डिजीज़ नहीं है, फिजिकली आप बहुत फिट हैं, साउंड हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेंटली आप अनफिट हैं, टेंशन में हैं, या कोई और मेंटल डिजीज़ आपको है, सोच नहीं पा रहे हैं, अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, टेंशन है आपको, चाहे फैमिली टेंशन है या इकोनॉमिक टेंशन है, सोशल टेंशन, जो भी दुनिया भर की चीज़ें हो सकती हैं, तो आप नहीं कह सकते कि आप फिट हैं। आप हेल्थ यानी स्वास्थ्य उसको नहीं कह सकते, हेल्थ नहीं कह सकते कि आप हेल्दी, साउंड नहीं है फिर आप। तो यहाँ पर आपको कैसे डेफिनेशन निकालना है वो देखिए आप हेल्थ का। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बात करेंगे व्हाट इज़ हेल्थ। सो इट इज़ अ फिजिकल and sound state of an individual with mental स्किल। यानी इसमें आपको क्या करना है, फिजिकली तो फिट रहना ही रहना है, मेंटली भी आपको फिट रहना है, तब आप कह सकते हैं कि सर अब ठीक है। तो इस हेल्थ के अंदर क्या क्या चीज़ काउंट कर सकते हैं हम, ये यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ एक एक करके। नंबर 1, इसके अंदर लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है, यानी लेबर प्रोडक्टिविटी ये इंक्रीज़ होगी, पॉजिटिव होगी, बढ़ेगी अगर आप स्वस्थ हैं तो। सेकंड, आपका जो वर्किंग स्टाइल है या जो आपकी मेंटल एबिलिटी है ये भी पॉजिटिव, ये भी बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी इस सिचुएशन में। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप भाई, ये गुड हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं एक तरीके से, अगर आप ये अच्छा काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। और सबसे जो थर्ड पर आता है इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा टफ टास्क मिला है, बहुत ज़्यादा कठिन कार्य मिला है, तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर ये बहुत शानदार होनी चाहिए। अगर आप ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, प्रशासन में हैं, और तुरंत अगर कोई परेशानी आई तो आपने तुरंत जो है सामने आकर के रिएक्ट किया और उसको सॉर्ट आउट कर दिया उस प्रॉब्लम को, तब मैं कहूँगा कि आप मेंटली हेल्दी हैं, क्योंकि आपने क्विक रिएक्शन किया है, आपका मेंटल एबिलिटी वाला पोर्शन अच्छा है और आप डिसीजन ले पा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी है, तो आप स्वस्थ हैं, आप हेल्थ, आपका जो हेल्थ है वो स्वस्थ है। तो एक तरीके से आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा है, गुड है। अब बात करते हैं कि ये हेल्थ तो चलो ठीक है, ऐसे हो गया कि भाई हम फिजिकली यानी शरीर के तौर पर भी स्वस्थ रहें और हमारा दिमाग जो है, ये मेंटल पोर्शन है, ये भी सही रहे, चलो यहाँ तक तो ठीक है, जिससे हम अच्छे निर्णय ले पाएँ। अब यहाँ बात करेंगे आपको हम, क्योंकि हमारा डस्टर नहीं है इसलिए बार बार नीचे झुकना पड़ रहा है, तो अभी हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर जो हेल्थ केयर सिस्टम है तो ये कैसा है। तो बच्चों बहुत ईजी है, बुक्स में चीज़ें समझना करना बहुत सारा लिखा हुआ होता है, आपका एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है, तो आप उसी हिसाब से अपनी स्टडी करें, समराइज़ करें उसको एक तरीके से। तो यहाँ पर आप देखेंगे हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, ध्यान रखेंगे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में अगर आप इस तरीके से एक्सप्लेनेशन करेंगे तो बहुत शानदार होने वाला है। हेल्थ केयर सिस्टम जो है आपका, हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, ये 3 टायर है। कैसा है बेटा? 3 टायर। 3 टायर कैसे हो गया भाई? तो सबसे पहले नंबर पर जो आता है, ये आते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो होता है हमारा, PHC, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो होते हैं हमारे, ये होते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोला जाता है इनको। नंबर 2 पर जब आप चले जाएंगे तो इसमें बच्चों 2-3 चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप एक तरीके से मैं ये कहूँगा कि आप ऊपर की तरफ चले गए हैं, यानी कि जो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चले गए हैं, तो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फिर उसके बाद में हॉस्पिटल होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बाद में आप चले जाएंगे तो आपको राजधानी बेस्ड यानी कैपिटल बेस्ड हॉस्पिटल मिलेंगे।
यानी कि पहले आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये किसी छोटे गांव में, छोटे कस्बे में हो सकता है। यहाँ पर केवल आपको किसी इन्फेक्शन, अगर आपको कोई हुआ है, कोई डिजीज़ हुई है, कोई मौसमी बीमारी हुई है, तो आपको ट्रीटमेंट मिलेगा पीएचसी में। ज़्यादा फैसिलिटी यहाँ पर नहीं होती। पीएचसी में केवल आपको ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक डॉक्टर मिलेगा और आपको एक आप यहाँ पर नर्स मिलेगी, यानी एएनएम जिसको बोलते हैं। ये एक एएनएम होगी और एक आपको डॉक्टर मिल जाएगा पीएचसी पर, और ये दोनों लोग मिल करके इसको चलाएंगे भाई। गाँव में भी हो सकती है, रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। इसके बाद का ये जो सिस्टम मैंने आपको बताया डिस्ट्रिक्ट और ये जो कैपिटल बेस्ड जो सिस्टम मैंने आपको यहाँ पे बताया है, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, पीएचसीज को जनरली कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर भी बोला जाता है और इनको कभी कभी सब सेंटर्स भी बोल दिया जाता है। तो कई नाम इसके दिए गए हैं, पीएचसी के सब सेंटर भी बोल देते हैं, कम्युनिटी एक तरीके से जो है हेल्थ केयर सेंटर बोल देते हैं इनको, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स हो गए ये। फिर इसको सब सेंटर भी कई बार बोल दिया जाता है, एससी। तो नाम कई हो सकते हैं इसके छोटे, लेकिन ये इस जगह पर रहेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, एक मिनट में पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा बच्चों। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं सब सेंटर्स वाली जो मैंने आपको बात बताई है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं बेटा कि यहाँ पर आपको बेसिक सी जो सुविधाएं हैं केवल वो मिलेंगी, आपको कुछ खास जो है वो नहीं मिलेगा। तो खास नहीं मिलेगा, तो अगर कोई बड़ी बात है, एक्सरे करवाना है या फिर आपको ईसीजी करवानी है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाना पड़ेगा भाई। या डिस्ट्रिक्ट लेवल हेल्थ केयर सिस्टम पे क्या होता है, ये पीएचसी जो होता है प्राइमरी हेल्थ केयर, इसका अपग्रेडेड वर्जन होता है। यहाँ पर आपको एक्सरे की फैसिलिटी मिलेगी और ईसीजी की फैसिलिटी मिलेगी, यानी आपको यहाँ पे जनरल जो चाहिए वो मिल जाएंगी। लेकिन कोई स्पेशलाइजेशन आप चाहते हैं, जैसे आपको स्किन का स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए, आपको हार्ट का डॉक्टर चाहिए, आपको मान लो हड्डी रोग विशेषज्ञ चाहिए, आपको मान लो न्यूरो सर्जन चाहिए, बहुत सारे ऐसे तो वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये मिलेगा आपको कैपिटल बेस, जैसे राजधानी यहाँ पे जयपुर की बात करूँ, जैसे अपना सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है, यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। यहाँ के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी मिल जाएंगी आपको जनरली स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा आपको। यहाँ पर सारी फैसिलिटी होंगी, जैसे कि ऑपरेशन वगैरह, ऑपरेशन थिएटर वगैरह, ये सब हर चीज़ का अलग अलग इस तरीके से विद न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये बेटा सिस्टम हमारे इंडिया के अंदर हेल्थ केयर सिस्टम जो है ये इस तरीके का है। तो अब आप बताइए कि भारत की ज़्यादातर जनसंख्या शहरों में रहती है, गाँव में सुविधाएँ ज़्यादा हैं, कम है। तो आप बताइए हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने के लिए गाँव में ज़्यादा सुधार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो क्योंकि आपने पैटर्न समझ लिया है, अब एक कॉमन सा मैं आपको यहाँ पर सिनेरियो बता देता हूँ कि जब हमारा कंट्री को फ्रीडम मिला, इंडिया को, तो उस ज़माने में आप ये मान के चलो कि लगभग 27 मेडिकल कॉलेजेस इंडिया के अंदर थे और अभी लगभग ये 350 के आसपास हो गए, 350। ये इम्प्रूवमेंट हमारे मेडिकल कॉलेजेस में दिखता है। चलो ये भी बात क्लियर हो गई। पहले जहाँ मान लीजिए कि 10,000 की जनसंख्या पर 2 डॉक्टर लगभग हुआ करते थे, अब ये बढ़ करके 6 हो गया है, यानी अब लगभग 10,000 पे 6 डॉक्टर हैं हमारे पास। तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वर्ल्ड वाइड इम्प्रूवमेंट हुआ है। आप जो ये कैपिटल बेस्ड जो ये हेल्थ केयर सिस्टम की भी बात कर रहे थे, इसके अंदर कैसे कैसे हॉस्पिटल्स आएंगे, जैसे कभी कभी आप नाम सुनते हैं एम्स, तो जैसे एम्स का नाम सुना आपने, ठीक है। जैसे आपने कई पीजी कॉलेज ऑफ मेडिकल्स होते हैं, एम्स हुआ, और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जैसे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे चंडीगढ़ के अंदर है आपका, ठीक है ना, ग्रेजुएट कॉलेज जो है। तो ऐसे कई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का नाम मिलेगा, खास करके इंडिया के अंदर एम्स जो है ये बहुत फेमस हैं, क्योंकि इनको सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में माना जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो ये आपका हेल्थ केयर सिस्टम में कॉमन सी चीज़ें कुछ इस तरीके से हो गई हैं। अभी इसमें कौन कौन सा ऐसा पार्ट है जो बचा हुआ है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई ये हम कर सकते हैं। ये तो गवर्नमेंट सेक्टर की बात है। अब प्राइवेट सेक्टर का क्या है, तो प्राइवेट सेक्टर हमारे यहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया की, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आपको खूब देखने को मिलेंगे। अब चलिए भाई प्राइवेट हॉस्पिटल की थोड़ा बात कर लेते हैं कि भाई वहाँ क्या हो रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल नो डाउट आपको फैसिलिटी देगा बच्चों, बिल्कुल देगा 100%, बट आपसे पैसा भी बहुत लेगा।
पैसा इतना लेगा कि एक तरीके से अगर मैं कहूँ कि अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटी जो है ये काफ़ी दूर हो जाती है कॉमन पीपल से, बहुत लोग बाहर हो जाते हैं उस क्राइटेरिया से। तो ये आपका हो गया यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है। इनके फ़ायदे भी हैं कि ये आपको फैसिलिटी देंगे, फैसिलिटीज़ तो देंगे, बट इनका जो कॉस्ट रहेगा वो हाई रहेगा, लागत या कीमत ज़्यादा। अब इंडिया के अंदर जो है वो हमारा पीसीआई इतना अच्छा तो है नहीं, लोग गरीब ज़्यादा हैं, तो वो लोग यहाँ पे इलाज नहीं करा पाते, तो उनके लिए माइनस पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो ये हमेशा ज़्यादातर प्रॉफिट बेस्ड भी काम करते हुए नज़र आते हैं, प्रॉफिट बेस्ड, सोशल वेलफेयर के लिए ये काम करते हैं, लेकिन प्रायोरिटी पे नहीं रखते, क्योंकि भाई बिजनेस है, पर्सनल है, तो प्रॉफिट को ध्यान में रख के सरकार हमेशा सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखती है। वहाँ पे सस्ती दवाइयाँ मिलेंगी, सस्ता इलाज मिलेगा, लेकिन क्योंकि लीकेजेज होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, एफिशिएंसी कम होती है, हो जाती है, जानबूझ के कर दी जाती है, वो एक अलग मुद्दा है। तो ये आपका कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के रिगार्डिंग बात रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट का भी काफ़ी इंप्रूवमेंट कर रहा है, काफ़ी ग्रो हो रहा है इस एरिया में, क्योंकि काफ़ी सारे नए प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपको अपने एरिया में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं एक और सिस्टम इंडिया के अंदर है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो चर्चा में रहा है कोविड-19 के दौरान, आप ध्यान रखेंगे, आपने नाम सुना होगा। ये है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। भारत का जो खुद का सिस्टम है, अपना खुद की, भारत देश कहता है हमने बनाया, हमारा है ये सब कुछ। तो इसके अंदर क्या आता है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है, इसके अंदर क्या क्या आता है, तो इसके अंदर आता है आपका योग, भारत का है भाई, बिल्कुल है। आयुर्वेद भारत का है, ठीक है ना, जिसको आयुर्वेद हो गया, योग हो गया। इसके अंदर आपने कभी कभी देखा होगा आयुष नाम आता है, आयुष, होम्योपैथी जिसको कहते हैं, आप क्या कहते हैं, होम्योपैथी। इसी तरीके से एक पार्ट होता है न्यूरोपैथी, क्या होता है बेटा, न्यूरोपैथी, ये भी इसी के अंदर आएगा, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर। इसके अंदर टोटल जो है वो लगभग यहाँ के जो पार्ट इसके देखे जाते हैं वो 6 होते हैं, तो 2 बच गए हमारे। तो एक होता है आपका यूनानी, कई बार यूनानी दवा खाना ऐसे लिखा मिलेगा आपको, तो यूनानी सिस्टम भी इसी का पार्ट है। और छठवां जो है वो है सिद्ध। ये ऐसे करके 6 पोर्शन ऐसे हैं जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में काउंट किए जाते हैं, और ये कोविड-19 के दौरान पर काफ़ी फेमस रहा है, क्योंकि हमारे योग विभाग से जो पतंजलि जी हैं उन्होंने दवाई बनाई थी और वो काफ़ी चर्चा का विषय रही थी। उन्होंने कहा था हमने कोविड की दवाई बना ली है, तो तब आपने देखा होगा, तब आयुष मंत्रालय जो था हमारा, ये रनिंग उस कंडीशन में आ गया था। इन्होंने जवाब दिए थे उस टाइम पे, भाई क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको क्लियरेंस मिलेगा, अगर इधर कुछ हो रहा है तो उसके लिए कोई दवाई बन रही है, मेडिसिन बन रही है, तो उसके लिए क्लियरेंस कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो इस तरीके से एक जो अपना हेल्थ केयर सिस्टम है उसका एक जनरल सा पैटर्न मैंने आपको बताया है। एक 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए इतना जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई ये सिस्टम है। अब लीकेजेस सब जगह, मेरिट्स और डीमेरिट्स हर पार्ट की होती है, तो आपको उसी हिसाब से एक्सप्लेनेशन करना है। अगर एग्जाम में पूछा है कि भाई मेरिट्स और डीमेरिट्स बताइए, तो आप दोनों तरीके से बताएंगे। आप क्या करना चाहते हैं, अगर आप होते एक ऑफिसर तो आप क्या करते, कैसे इंप्रूवमेंट लाते, तो उसको आप अपने हिसाब से डिस्क्राइब कर सकते हैं यहाँ पर, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात ये आ जाती है कि यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि इम्प्रूवमेंट क्या क्या हुआ है। अब सबसे, चलो ये ठीक है, हेल्थ केयर की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में जो मेन पॉइंट है कि यहाँ हमें इम्प्रूवमेंट दिखा, ठीक है, जिसको हमें एक्सप्लेन करना होगा कि ये क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर हमें सीधा सा यहाँ पर सुधार दिखाई दिया। तो चलिए उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं और ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। तो ये वापस से अपन ने डस्टर को ले लिया है इधर, और ये काफ़ी अच्छा, वैसे इसका जो क्वालिटी है, सर्विस जो है कपड़े की, काफ़ी पसंद आ रही है मुझे, बढ़िया साफ़ कर रहा है, वाइट एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ बच्चों कि यहाँ पर सबसे लास्ट में कि देखिए इम्प्रूवमेंट क्या है आफ्टर फ्रीडम, 1947 के बाद में क्या है, यानी मैं इसको 1951 लिखूँ तो ज़्यादा बेहतर है, 1951 का डेटा यूज़ करूँगा मैं ज़्यादातर। तो होना क्या चाहिए कि जो अपना सबसे पहले तो जो डेथ रेट है, मृत्यु दर जिसको कहते हैं, यहाँ देखते हैं यहाँ क्या हुआ। तो भाई जो डेथ रेट हमारा स्टार्टिंग में मैं ये कहूँ कि लगभग ये 1000 पे होता है। डेथ रेट जब निकालते हैं तो 1000 लोगों पर कितने लोग जो है वो उनकी मृत्यु हो रही है, तो उसके हिसाब से इसको निकाला जाता है। तो ये डेथ रेट जो है लगभग 1951 के अंदर 27 पर 1000, 1000 पर 27 लोग मर जाते थे उस टाइम पर।
इम्प्रूवमेंट क्या हुआ है कि अभी लगभग ये घट करके आ गया 6.4 सीधा 1000 पर। तो इसका मतलब यहाँ पर सुधार हुआ है, कम लोग मर रहे हैं पहले से, डेथ रेट रिड्यूस हो गया है। तो डेथ रेट आपका हो गया है रिड्यूस नेगेटिव, तो ये अच्छी बात है, पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी पॉइंट यानी सेकंड पॉइंट जो है, बात करते हैं दूसरा पॉइंट कि आपका जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है IMR, शिशु मृत्यु दर जिसको बोला जाता है, ये 1 साल का अगर 1 ईयर का बच्चा है या उससे कम है, लेस 1 साल से छोटे बच्चा अगर डेथ हो जाती है 1000 पे प्रति 1000 पे, तो कितना था ये पहले और अभी वर्तमान में जो है ये कितना है, जिससे हम एक कॉम्पेरेटिव स्टडी इन चीज़ों की कर सकें। तो ये आपका यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये पहले लगभग 146 हुआ करता था 1951 में 146, और अभी ये लगभग 2016 का डेटा मैंने आपको बताया है, इधर भी 2016 का डेटा बताया, और ये हो गया है आपका लगभग रिड्यूस होकर के 34। यानी अभी अगर स्टार्टिंग में जैसे मान लीजिए 1000 बच्चों ने जन्म लिया तो 34 बच्चों की डेथ हो जाएगी 1 साल के अंदर अंदर। ये है आपका इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, तो ये भी डाउन हुआ है, तो ये अच्छा इंडिकेटर है कि भाई हेल्थ फैसिलिटीज़ इंप्रूव हुई हैं हमारी। थर्ड नंबर पे वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो या लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, जीवन प्रत्याशा दर। ये भाई जीवन जीने की जो औसत आपका एज है इंडिया का, ये पहले क्या था अब क्या है। तो पहले ये लगभग 32 ईयर होता था बेटा, 32 साल में एक जनरली औसत एवरेज था मरने का कि 32 साल तक जीते थे लोग, क्योंकि हॉस्पिटल्स नहीं थे, कोई भी बीमारी फैल गई तो मर जाते थे लोग। आजकल फैसिलिटीज़ हैं। अभी ये बढ़ कर के हो गया लगभग आपका 68.3% एवरेज है बेटा, ये दोनों वुमेंस का और मेंस का, तो ये एवरेज हो गया। अब बात आती है भाई, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो इसमें जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, ये पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा जीती हैं। तो इनका लगभग 70 साल का ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है इंडिया के अंदर। अभी एक महिला कितने साल जिएगी, 70 साल, और जो पुरुष होगा यानी मेल, ये लगभग जिएगा 66.9 ईयर। दोनों का एवरेज निकाल दिया गया है, और एवरेज निकल करके लगभग 68 पॉइंट कुछ आता है, जो मैंने नीचे लिख दिया। तो पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज़्यादा जीती हैं भाई, तो इसमें तो महिलाओं को खुश होने की ज़रूरत है। जो भी हमारी क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनमें जो है बच्चे कह रहे होंगे सर हम तो कम जिएंगे। ऐसा नहीं है भाई, अच्छा न्यूट्रिशन लेवल रखिए आप, अच्छा खाइए पीइए बढ़िया, लेकिन एक जनरल जो एस्पेक्ट्स है उसमें आपकी जो एक्सपेक्टेंसी है वो कम है महिलाओं के मुकाबले, लड़कियों के मुकाबले। तो ये चीज़ कुछ जनरल से ऐसे डेटाज थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। कुछ थोड़ा सा टाइम टू टाइम इनमें चेंजेस आते हैं, आप अपडेट करते रहें अपने आप को, सोर्सेज पकड़ते रहें कहाँ से डेटा आ रहा है। ये एक सिनेरियो आपका कॉमन सा मैंने आपको बता दिया है। अब बहुत जल्दी मैं आपको एक लास्ट में लिखूंगा नहीं, बस वैसे ही वर्बली बताऊंगा। न्यूट्रिशन लेवल आपका अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपका मेंटल लेवल अच्छा होना चाहिए, फिजिकली बॉडी साउंड होनी चाहिए। ये सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो आपकी अच्छी हेल्थ को शो करेंगे। तो उम्मीद है कि हमने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बात की,